Hello students, how you doing all? All good? Okay. So today I'm presenting with a great energy just because I couldn't upload my videos on the YouTube channel due to some reason, and also you are facing the sound problem. So sorry for that. So today we will discuss about the part 3. In the last part first the cell we discussed, and in the part second we discussed about the discovery of cell. So hope that you all understood those topics. So in this topic we will discuss about difference between prokaryotic and eukaryotic cells. आज हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. तो अभी हम तो इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि क्या होता है. लेकिन इससे पहले मैं आपको दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा लेंथी है. इतना भी लेंथी नहीं है, ईजी है अगर आप समझोगे आराम से. ठीक है, ध्यान से उसको सुनोगे. तो पहले देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं. व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? सो प्रोकैरियोटिक सेल इज, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो दो शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है, प्रो प्लस कैरियोट. ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नॉट प्रोमिनेंट. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? पहले प्रकार की. ठीक है, और नॉट प्रोमिनेंट किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं? एक तो पहले प्रकार की मैंने आपको बताया, दूसरा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, और उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. तो यहाँ पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव से, और कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें पहले प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है या फिर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. आई बात समझ में? और यहाँ प्रो की जगह हम बिफोर का यूज़ भी कर सकते हैं, प्रिमिटिव की जगह. ठीक है, प्रोमिस प्रिमिटिव है, या फिर हम यहाँ पर बिफोर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस डेवलप था, वेल डेवलप था, उससे पहले वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट था उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. आई बात समझ में? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. हमने अभी तक पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स क्या क्या होते हैं, और मतलब उनकी क्या क्या ऐसा कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो अभी हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. यूकैरियोटिक सेल्स भी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, यूकैरियोटिक वर्ड. द वर्ड ऑफ यूकैरियोटिक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यू प्लस कैरियोट. यू का मीन्स क्या होता है? ट्रू. ठीक है, यू मीन्स ट्रू या फिर प्रोमिनेंट, और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट था, मतलब न्यूक्लियस में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे. हम ट्रू टाइप का न्यूक्लियस किसे बोलते हैं? ट्रू टाइप का न्यूक्लियस उसे बोलते हैं हम जिसमें जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो सारे ऑर्गेनल्स को जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़. ये जितने ऑर्गेनल्स हैं ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स कहलाते हैं. और उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स. तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में. ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. एंड दीज आर यूनिसेलुलर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. और इनमें जो पाई जाने वाली सेल्स है वो कैसी है? यूनिसेलुलर है. यूनि का मतलब क्या है? जैसे हमने प्रोकैरियोट्स पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, ऐसे यूनिसेलुलर है, यूनि प्लस सेलुलर. ठीक है, तो यूनि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक टाइप की सेल्स पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जितने प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो सभी कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक टाइप की सेल पाई जाती है. और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है.
ठीक है, अभी एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस उसमें किस वजह से नहीं होता है। तो अभी देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट। ये कैसे थे प्रोकैरियोट्स? यूनिसेलुलर थे। और यूकैरियोट्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर हैं, जिसमें 2 या 3 या उससे बहुत ज़्यादा अधिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब एक, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स। सो एनिमल्स, जैसे एनिमल्स आप देखते हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं, हमारे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। बहुत टाइप की सेल्स हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या भी काफ़ी होती है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। फंजाई है, फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसके क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है फंजाई की। तो वो उसके बॉडी शेप पर, उसके करेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी हो सकती है। मोस्टली जो है वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप एग्जांपल देख लीजिए, इसको भी मैं बताऊंगी आपको फंजाई के बारे में कि मल्टीसेलुलर क्यों होती है, यूनिसेलुलर क्यों होती है। बस उसके पहले आपको भी खुद फाइंड आउट करना है इसके बारे में कि क्यों होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, बट आप एक बार खुद सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, प्रोटिस्ट हैं। अभी देखते हैं टाइम ऑफ दीज सेल्स, इनकी टाइमिंग क्या थी सेल्स की, कब इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का टाइम क्या था? 3500 मिलियन ईयर्स एगो। 3500 मिलियन ईयर्स पहले इन सेल्स की उत्पत्ति हुई, इनको देखा गया। ठीक है, इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स कब की उत्पत्ति हुई थी? 2500 मिलियन ईयर्स पहले। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें क्या था, धीरे धीरे ऑर्गन्स बनने शुरू हुए, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, और भी 2-4 ऑर्गेनल्स थे, जैसे मैं आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता गया बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की, तो क्या हुआ, न्यूक्लियस डेवलप्ड हो गया अच्छे तरीके से, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स डेवलप्ड हो गए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, तो और भी ज़्यादा ऑर्गेनल हुए जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर डेवलप होते गए। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो कब हुए? 3500 मिलियन ईयर्स पहले, और जो यूकैरियोट्स हैं उनकी उत्पत्ति 2500 मिलियन ईयर्स पहले हुई। आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी पढ़ते हैं उनके डिफरेंस के बारे में, पढ़ने से पहले कि इनमें क्या क्या कॉमन फीचर। ठीक है, कॉमन फीचर्स कैसे हो सकते हैं कि जैसे दोनों में ही पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, क्योंकि आगे हम डिफरेंस पढ़ेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये ऐसे इसके फीचर्स हैं जो दोनों में ही सेम पाए जाते हैं। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। सेल का मीन्स यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जो सेल टर्म है वो बेसिकली सेल से ही ली गई है। जो मेम्ब्रेन है वो कैसी है? एक लेयर की तरह है। ठीक है, यानी कि सेल के ऊपर जो लेयर है, ये वॉल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये दोनों में ही होती है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म एक सब्सटेंस होता है, मतलब एक गाढ़ा द्रव होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज इनक्लोज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। डीएनए है, डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका काम क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी गुण को, किसी भी क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करना। तो इस तरीके से यहाँ डीएनए वर्क करता है, जो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट था और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये तीनों फीचर समझ में आए। तो इसमें आप डिफरेंस बना के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही, या आप इसमें लिखोगे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन prokaryotes and present in eukaryotes. Cytoplasm present in prokaryotes and present in eukaryotes. ठीक है, ऐसे ही डीएनए को लिख सकते हो। तो ये तीनों फीचर्स हैं जो दोनों में ही सेम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब। देखो यहाँ पे मैंने आपको शो किया है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। यहाँ पे मैंने आपको विदाउट नेम शो किया है, पहले आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कि कैसे होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे नेम शो करती हूँ। लेबल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इसमें देखिए,
देखो यहाँ पे आपको ये कैप्सूल शो हो रहा है, ये कैप्सूल जो है, ठीक है, ये कैप्सूल क्या है, सबसे अपर पार्ट है इस प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है पूरा रेड कलर का, ये कैसा है, इसका कैप्सूल है जो इसको कवर करके रखता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट लेयर है इसकी ये वाली, यानी कि सेल वॉल, ठीक है। फिर ये कैसी दिखाई दे रही है, येलो कलर की, जो इसकी नीचे वाली लेयर है। देन उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके थर्ड वाली लेयर है। तो इस तरीके से पूरा लेयर से बना हुआ है, फर्स्ट कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो भरा हुआ है, जैसे मैंने भी आपको बताया साइटोप्लाज्म के बारे में, तो वो दोनों में ही होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। तो ये एक गाढ़ा द्रव होता है सेल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने आपको बताया राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, ये राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड होते हैं। सो नेक्स्ट है प्लाज्मिड है यहाँ पे एक, ठीक है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट है पिलाई, ये कुछ तंतु जैसी संरचना होती है इसकी, ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, इनको हम बोलते हैं पिलाई, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। देखो सबसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, लेकिन कैसा होता है, न्यूक्लियोइड होता है यहाँ पर न्यूक्लियस की जगह, और ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। यहाँ पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये आपका डीएनए है, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस तो अब्सेंट है, लेकिन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ये क्या है, डीएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, और इन डायग्राम्स को साथ के साथ याद कर लेना। हाँ, एक चीज़ रह गई है, ये फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम जो है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, टेल होती है इस सेल की, जो कि इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारे इसके नेम हैं, होप दैट कि आपको साथ के साथ याद हो गया होगा ये सारे नेम्स। तो ये है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस अब्सेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, अब यूकैरियोटिक सेल में देखो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था कि चलिए आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपने देखोगे अभी कि इसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनल्स एक न्यूक्लियस की वजह से हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको एक डाइसेक्शन दिखाया हुआ है, आधा पार्ट दिखाया हुआ है सेल का खोल करके कि ऐसा क्या क्या इसके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इसको कि इसमें क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जो कैसा काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यानी कि सेल का पावर हाउस होता है, एक एनर्जी लेवल के लिए, एनर्जी के लिए इसके वर्क करता है। तो इसको हम बोलते हैं पावर्स ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, सॉरी। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स, यहाँ पे राइबोसोम है, इसमें ये वाली स्ट्रक्चर इसकी जो आपको इसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करूँगी कि क्या क्या होता है, क्या क्या इनका वर्क होता है, क्या क्या फंक्शन है। देन उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। देन सेल कोट है जो इसको कोटिंग करके रखती है, जो इसको कवर करके रखती है, तो ये सेल कोट है इसके अंदर। और लाइजोसोम्स है, देखो इसके अंदर कितने सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो इसके बारे में हम आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो कैसा है, एक सब्सटेंस है, गाढ़ा द्रव है, लिक्विड की तरह होता है, ठीक है। फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक स्मूथ और दूसरा रफ। तो यहाँ पर ये जो शो हुआ है ये रफ है, और जो ये वाला है ये कैसा है, स्मूथ है। फ्री राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स भी हैं और फ्री राइबोसोम्स भी हैं। इसमें कुछ ये स्टार वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से, ये वाली जो है, तो ये क्या है, सेंट्रियोल है।
पहले इनके पार्ट्स के बारे में आप धीरे धीरे याद कर लीजिए। जब इनके पार्ट्स आपको याद हो जाएंगे, जैसे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, वीडियो सुनने के बाद में आप इनको याद करना, और याद करने के बाद में जब मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम मेन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस है, जो ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो न्यूक्लियोलस है। ये न्यूक्लियोलस है यहाँ पर, ये वाली जो इनके अंदर पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है। देन इसमें क्रोमेटिन है, फिर न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवलप है, और ये वाली जो है ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। तो वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे नेम्स को याद करेंगे अच्छे से कि क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि इनके क्या क्या फंक्शन हैं सेल्स के अंदर, और उसके बाद में मैं आपको जो है वो डिफरेंस वो इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, सो होप सो आपको ये समझ में आई होगी कि क्या होता है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, क्यों इसका डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का भी क्लासिफिकेशन होता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था तो वो कैसे थे, प्रोकैरियोट्स थे, और जिनके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट के बाद में न्यूक्लियस बना और उसके अंदर सारे ऑर्गेनल धीरे धीरे डेवलप हुए, तो वो कैसे हो गए, यूकैरियोट्स हो गए। ठीक है, और इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। समझ में आया आपको? ओके गाइस, बाय।